हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश मिश्रा, आकाश में सब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मुझे कई सारे मतलब पर्सनल मैसेज भी आए हैं कि भैया लगभग आप सिलेबस कब तक कंप्लीट करवा दोगे? तो अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे, तो ये सिलेबस आपका 8 से 10 मई तक कंप्लीट होगा, ठीक है? 1-2 दिन ज़्यादा भी हो सकता है और 1-2 दिन आपका कम भी हो सकता है। लेकिन इस बीच मतलब बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, किसी का 28 अप्रैल से, किसी का 24 अप्रैल से, किसी का 1 मई से, किसी का 3 मई से है। मतलब ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम मतलब कमेंट आ रहे हैं कि मतलब हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपका फाइनल एग्ज़ाम है कि आपका सेशनल एग्ज़ाम है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ सच्ची मतलब सच में जो मैंने देखा, मैंने कई सारे वेबसाइट पर मतलब कई सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैं गया, तो वहाँ पर डायरेक्ट आपके एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल मई टू जून बता रहा है। लेकिन पता नहीं कैसे आपका अप्रैल में ही एग्ज़ाम हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट अगर आपका एग्ज़ाम मतलब अप्रैल में ही स्टार्ट हो गया है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर उतनी चीज़ें आपने अच्छे से की हैं, तो आपको मतलब डरना नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको पिछले रिकॉर्ड के अनुसार अगर आपको बताऊँ, तो आपका लगभग-लगभग आपका 80% क्वेश्चन आपके फर्स्ट बुक से ही पूछे गए हैं। यानी जो मैंने आपको मतलब मैट्रिसेस पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, आप बुक को उठाकर देख लीजिए। आपको डायरेक्ट यही लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे गए हैं, फर्स्ट बुक से ही पूछे गए हैं। तो अगर आपने फर्स्ट बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे अपने मतलब बताऊँ, तो लगभग-लगभग आपका सिलेबस 8 से 10 मई तक कंप्लीट होगा। लेकिन इस बीच हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बीच हम लोगों की अगर मैं आपसे बताऊँ तो 6 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, 7th यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? 6 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 यूनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 6 यूनिट में हम लोगों ने 3 डायमेंशनल जो आपका होता है इसको हमने पढ़ लिया। आपका स्ट्रेट लाइन में अगर हमको डायमेंशनल निकालना है, इसको भी हमने पढ़ लिया। आपका डायरेक्शन, कोसाइन और रेशियो क्या होता है, इसको भी हमने पढ़ लिया। 6 यूनिट में आप एक टॉपिक बचता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन आपका मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँ, सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि जो चीज़ें आप मतलब जैसे मान लिया जाए किसी का 28 अप्रैल से पेपर है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सबसे पहले जो आपकी ये 6 यूनिट मतलब यूनिट 7th और यूनिट 8 यही 2 यूनिट आपकी बचती है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट है, वो आप पढ़ लो। क्योंकि मतलब सभी को तो लेकर साथ में चलना है। जैसे मान लिया जाए जिसका पेपर 28 अप्रैल से है, वो बेचारा क्या करेगा? वो 8 और 10 मई तक इंतज़ार करेगा हमारा? नहीं करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 7वीं और 8वीं यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम लोग पढ़ लेंगे कि मतलब ज़्यादातर उससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। उसके बाद 7वीं यूनिट में जो आपका बचेगा और 8वीं यूनिट में जो आपका बचेगा, उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए 8वीं यूनिट की अगर मैं बात करूँ, तो 8वीं यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप जो पढ़ चुके हो वही है। जो बेसिक चीज़ों को आप लोग पढ़ चुके हो, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको 8वीं यूनिट में पढ़ना है, ठीक है? तो आपको इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 80% 80-85% आपका क्वेश्चन फर्स्ट बुक से ही पूछा जाएगा, ठीक है? बस थोड़ा-सा आप फर्स्ट बुक को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि वहाँ से ही लॉजिकल क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो फर्स्ट बुक आप अच्छे से अगर तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कराओगे। तो अब मैं आपसे अगर कहूँ तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें आपकी डाउट थी मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना। मैं मतलब अगली क्लास में आपकी वो डाउट लेने की कोशिश करूँगा। बात करें तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, आज की इस क्लास में हम लोग यूनिट 7th स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट 7th और यूनिट 7th का आपका पहला टॉपिक आता है स्फीयर। इसका मतलब रोल एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत होता है, ये इससे मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है? इससे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम लोगों ने यूनिट 6 को कंप्लीट किया। यूनिट 6 में आपका एक प्रोजेक्शन टॉपिक बचता है, इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मैंने आपको रीज़न बता दिया। यूनिट 6 में हम लोगों ने 3 डायमेंशनल को पढ़ लिया। आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में आपका अगर मुझे डायमेंशनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब स्टार्ट हम लोग कौन-सी यूनिट कर रहे हैं? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7th और यूनिट 7th का आपका पहला टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है मान लो, मतलब बहुत ज़्यादा रोल इसका नहीं होता, लेकिन यूनिट 7th में स्फीयर है आपका, कोन है आपका, सिलेंडर है, तो इन दोनों तीनों टॉपिक में स्फीयर आपका इम्पोर्टेंट है।
तो स्फीयर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्फीयर को समझ रहे हैं। थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ अगर क्लास को आप देखेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी मैं क्लास में ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको दोबारा से क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? देखो, स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर को थोड़ा-सा मैं अगर आपको मतलब अपने शब्दों में या फिर अपने से जैसा रिलेट करके आपको अगर समझाऊँ, तो शायद स्फीयर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे और आप भूलोगे भी नहीं। देखो देखो, स्फीयर आपका क्या होता है, स्फीयर आपका होता है कि जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं बैठा हूँ और ये मेरा हाथ है। ऐसे आप देख पा रहे हो? कहोगे हाँ भैया देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ और ये मेरा हाथ है। और उसके बाद किसी ने मुझसे कहा कि आप 360 डिग्री आप घूम जाओ, तो ऐसे-ऐसे घूमूँगा ना, ऐसे जा करके, ऐसे मैं 360 डिग्री घूम के डायरेक्ट यहीं पर ऐसे आ जाऊँ। मतलब ये यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ठीक है? और ये मेरा इतना बड़ा हाथ है, ठीक है? क्या इतना बड़ा हमारा हाथ है, ऐसे मैंने कर दिया, ये हमारा हाथ है। और किसी ने हमसे कहा कि आप ऐसे जाकर 360 डिग्री ऐसे घूम आओ, ठीक है? 360 डिग्री ऐसे आप घूम आओ, ठीक है? क्या कराओ? 360 आप ऐसे घूम आओ। तो 360 डिग्री जब हम घूमे, तो आपका जो ये स्पेस आपका कवर हुआ, यही आपका स्फीयर होता है, ठीक है? क्या होता है? अगर आपने 360 डिग्री जब आपने घूमा तो जो स्फीयर आप मतलब जो आपका स्पेस आपका कवर हुआ, वही आपका क्या होता है? स्फीयर होता है। बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। आगे बढ़ें? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। स्फीयर क्या होता है समझ में आया? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। मैंने ऐसे हाथ किया, ऐसे अगर आपको नहीं समझना है तो आप क्या करो कि जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक डाटा केबल है और ये हमारा जैसे मान लिया जाए हाँ, ये हमारे पास डाटा केबल है और या इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको यहाँ पर बाँध दिया मतलब यहीं पर इसको मतलब रोक दिया और फिर हमने क्या किया 360 डिग्री मैंने ऐसे इसको घुमा दिया। तो इस तार के माध्यम से जो आपके मतलब सामने डाटा केबल है, इसके माध्यम से जितना स्पेस आपका कवर हो रहा है, वो आपका क्या होता है? स्फीयर होता है, ठीक है? वो आपका क्या होता है? स्फीयर होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। अब देखो अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, तो जो आपने मतलब मेरा जो हाथ है, ये आपका हाथ एक कांस्टेंट है कि नहीं है? जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे किसी ने कहा कि आप खड़े हो जाओ और एक स्फीयर का आप मतलब एक स्पेस ऐसा बनाओ, जो आपका स्फीयर के जैसा हो, तो अगर मैंने ऐसे हाथ किया, ऐसा जो हाथ हमारा है, अगर हाथ हमारा 3 मीटर का है, तो ये आपका 3 ही मीटर का तो होगा? तो कहोगे हाँ भैया। तो इस 3 मीटर के माध्यम से इस 3 मीटर के माध्यम से जो आपने स्पेस कवर किया है, जो आपने स्पेस कवर किया है, वो आपका स्फीयर है और जो आपकी ये आपकी दूरी है, इसको आप लोग रेडियस नापते हो। ये आपका क्या होता है? आपका रेडियस होता है। ये आपका क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका एक गोला बन कर के तैयार हो गया और यहाँ से आपका ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। तो इस सेंटर से और इस यहाँ पर ये स्पर्श कर रही है, यहाँ पर आपका जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? तो ये पॉइंट आपका हो गया R, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रेडियस से। अब देखो, आपका जो ये रेडियस होता है, ये जो आपका R होता है, ये R हर एक पॉइंट पर इक्वल होता है। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो आपका इक्वल होगा, यहाँ से आप यहाँ देखोगे तो आपका इक्वल होगा, यहाँ से आप यहाँ देखोगे तो आपका इक्वल होगा, यहाँ से आप यहाँ देखोगे तो आपका इक्वल होगा, यहाँ से आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर इक्वल होगा। मतलब हर एक पॉइंट पर ये आपका जो R है, ये R आपका क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कांस्टेंट होगा। बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, ठीक है? अब देखो इतनी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो आपको ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मतलब क्या है? ये आपका पॉइंट कहाँ? यहाँ पर मैं बैठा था। तो ये आपका पॉइंट क्या है? एक आपका फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है? ये आपका एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है? ये आपका एक फिक्स पॉइंट है। यानी ये आपकी पॉइंट आपकी मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो ये पॉइंट आपका यहाँ से हटने वाला नहीं है। आपका केवल रेडियस ही बार-बार चेंज होगा। ऐसे-ऐसे घूम के आ रहा है। यानी ये पॉइंट आपका नहीं हट रहा है। तो ये आपका एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है? तो जो आपका ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपका जो फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, समझ में आ रही है। और जो आपका ये R है, इस R को हम लोग क्या कहते हैं? इस R को हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ रेडियस यानी इस स्फीयर का रेडियस कहते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से और बहुत डीप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आपका ये फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट को हमने क्या कहा कि आपका सेंटर है और जो आपका ये R था, जिसको हमने R से डिनोट किया था, ये R आपका क्या है? ये आपका R रेडियस है। बातें आपको समझ में आ गई?
तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो स्फीयर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता दोगे? कहोगे हाँ भैया, बता दें। आगे बढ़ें? तो हाँ भैया, बढ़ो। आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद हमको यहाँ पर देखना होगा कि जो आपका स्फीयर होता है, स्फीयर, इस स्फीयर का आपका डिस्टेंस फ़ॉर्मूला क्या होता है? हालाँकि डिस्टेंस फ़ॉर्मूला मैंने डायमेंशनल यानी जो आपकी यूनिट 6 थी, इसमें मैंने आपको बता दिया कि आप आखिर 2 पॉइंटों के बीच आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप उनके मतलब मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, इन सारे फ़ॉर्मूले को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। लेकिन इसमें भी आपका बहुत अच्छा रोल होता है, तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो, अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस फ़ॉर्मूला की बात करें, तो अगर मान लिया जाए ये आपकी एक लाइन है, ठीक है? ये आपकी एक कोई लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका P है और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ, तो P के कोऑर्डिनेट आपके क्या है? x1 है, आपके क्या है? y1 है और आपके क्या है? z1 है। Q के कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं? तो Q के कोऑर्डिनेट आपके x2 हैं और y2 हैं और क्या है? z2 है। ये आपके x1, y1, z1 आपके P के कोऑर्डिनेट हो गए। x2, y2, z2 आपके Q के कोऑर्डिनेट हो गए। क्या निकालना है हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग P, Q के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, किसके बीच का? P और Q के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो डिस्टेंस आपका होता है अंडर रूट सॉरी अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट ये आपका डिस्टेंस क्या होता है? ये आपका डिस्टेंस होता है अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस फिर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या? z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। मतलब अगर आपको कोई 2 पॉइंट पता है, कौन से एक पॉइंट आपका P है और ये आपका पॉइंट Q है, P के कोऑर्डिनेट आपके x1, y1, z1 है, Q के कोऑर्डिनेट आपके x2, y2 और z2 हैं। तो इस केस में अगर P और Q के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला किसका होता है? तो ये फार्मूला होता है आपका डिस्टेंस निकालने का। किसका डिस्टेंस? तो आपका अगर कोई 2 पॉइंट दिया गया है, तो उसके बीच के डिस्टेंस निकालने का आपका ये फार्मूला होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। आगे बढ़ें? तो कहोगे हाँ भैया बढ़ो। तो अब हम लोगों ने थोड़ा-सा कनेक्ट करते चलो कि मैं आपको क्या-क्या बता रहा हूँ। मैंने आपको थोड़ा-सा स्फीयर के बारे में बताया। स्फीयर के बारे में बताने के बाद हमने 2 पॉइंटों के बीच डिस्टेंस का फार्मूला निकालना मतलब आपको सिखाया कि कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। ये आपका दूसरा टॉपिक था। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला आपका क्या होता है। क्या? अब हम लोग देखते हैं कि आपका सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फार्मूला आपका क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए आपका कोई ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका मान लो यहाँ पर आपका कोई पॉइंट P है और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट आपका रख लो कि आपका x1 है और आपका y1 है, ठीक है? P के कोऑर्डिनेट आपके क्या है x1, y1 है और Q के कोऑर्डिनेट आपके क्या है x2 और आपके क्या है y2 है। P के कोऑर्डिनेट x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट आपके x2 और y2 है। तो यहाँ से आपका अगर सेक्शन फार्मूला मैं निकालूँ, तो जो आपका सेक्शन फार्मूला निकल कर आता है, ये सेक्शन फार्मूला आपका 2 तरीके से निकल कर आता है। सबसे पहला होता है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली, ठीक है? बाय और मतलब अंततः 2 आपके इसके फार्मूले बनते हैं। सेक्शन फार्मूला कितने होते हैं? 2 बनते हैं। आपका इंटरनली में क्या होता है? आपका एक्सटर्नली में क्या होता है? इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो देखो बात करें किसकी? बात करें जब इंटरनली होगा, ठीक है? इंटरनली के केस में आपका सेक्शन फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर मैं लिख दूँ सबसे पहला आपका केस क्या होगा कि जब आपका इंटरनली होगा, क्या होगा? जब आपका इंटरनली होगा, उस केस में आपका सेक्शन का फार्मूला क्या होता है? तो उस केस में आपका जो सेक्शन होता है, जैसे मान लिया जी यहाँ पर आपका कोई पॉइंट होगा, ये आपका M और N में आपका मतलब M मतलब M और N के अनुपात में अगर बाँट रहा है, तो उस केस में आपका इंटरनली फार्मूला होगा क्या होगा उस केस में आपका इंटरनली फार्मूला क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 ठीक है m1 प्लस m2 कामा m2 y1 m2 सॉरी m1 y2 ठीक क्या होगा m1 y2 सॉरी m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2
ये आपका किसका फ़ॉर्मूला होता है? तो ये आपका एक्सटर्नली निकालने का फ़ॉर्मूला होता है। अगर आपको इंटरनली अगर आपको निकालना है, तो उस केस में आपका फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। दूसरा आपका क्या होता है? एक्सटर्नली, ठीक है? दूसरा आपका होता है एक्सटर्नली की अगर आपका एक्सटर्नली है तो उस केस में आपका सेक्शन फार्मूला क्या होता? तो उस केस में आपका फार्मूला होता है mx2 माइनस m2x1 अपान में क्या होता है? आप m1 प्लस m2 होता है, ठीक है? और कामा m1 माइनस m1y2 और माइनस का m2y1 अपान में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 ये आपका किस केस में होता है? ये आपका एक्सटर्नली के केस में होता है, ठीक है? यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस, ठीक है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? हो गया हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो सेक्शन फार्मूला आपका 2 तरीके से होता है, पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। इस सारी चीज़ों को आप लिखते चलो, जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तब आपका मतलब एक कन्क्लूज़न निकल आएगा कि आखिर भैया इतनी देर से क्या बता रहे थे। तो ये आपका कौन-सा होता है? सेक्शन फार्मूला होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब देखो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हो, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ से आप थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक होने वाला है, ठीक? देखो देखो स्फीयर की इक्वेशन की बात करें, तो जो आपका स्फीयर होता है, इसके आपके 2 तरीके से इक्वेशन निकलते हैं। पहला इक्वेशन आपसे कहूँ तो आपका जनरल इक्वेशन हो सकता है और दूसरा आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका सेंट्रल फॉर्म क्या होता है? जिसको हम लोग जनरल फॉर्म से भी रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर किस केस में? सेंट्रल फॉर्म के केस में और दूसरा आपका आगे देखो, तो दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है किस केस में कहा गया? दूसरा शायद मैंने नहीं लिखा और दूसरा होता है आपका ओरिजिन के केस में, ठीक है? दूसरा आपका किसके केस में होता है? ओरिजिन के केस में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किस केस में? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आपका सेंट्रल फॉर्म में होगा, तब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या निकालेंगे? तो देखो, हम लोग इसको थोड़ा-सा देखते हैं क्योंकि ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट आपसे कभी-कभी एग्ज़ाम में प्रूफ भी पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो आपका होता है, इसका आपको प्रूफ मतलब पूछ लिया जाता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? क्योंकि 2018 में आपका पूछा गया था, 2023 में आपका पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि इसको आपको बता दूँ, ठीक है? और जब तक मैं आपको ये बताऊँगा नहीं, तब तक आप स्फीयर के क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसको थोड़ा-सा डीप में डायरेक्ट मैं इसका फ़ॉर्मूला भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा इसका आपका प्रूफ आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो देखो देखो, इसका हम लोग प्रूफ कैसे निकालेंगे? तो इसका प्रूफ निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर मान लो हम लोग ले रहे हैं, ऐसे एक स्फीयर हमने लिया, ठीक है? ये आपका क्या है, एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट को हमने क्या कह दिया, क्या है, सेंट्रल है, ठीक है? और यहाँ से इसकी रेडियस आपकी क्या है, यहाँ पर इसकी रेडियस है और ये पॉइंट आपका क्या मान लो कि C है और C के आपके कोऑर्डिनेट आपके A हैं, B हैं और C हैं और जो आपका P है इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है? तो इसका कोऑर्डिनेट आपका x है, y है और क्या है? z है। ठीक है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, तो अब इस C पॉइंट मान लो इसको और इसको आप मानना चाहो तो आप इसको P पॉइंट मान लो। ठीक है? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर यानी स्फीयर के हम लोग इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट से यानी C पॉइंट से और इस P पॉइंट तक की हम लोग दूरी निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो CP का अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो सीपी का डिस्टेंस आपका क्या निकल कर आएगा? तो वो निकल कर आपका आएगा अंडर रूट क्या आएगा? x माइनस ए एक्स यानी जो आपका p है इससे आपका पहला कोऑर्डिनेट घट जाएगा तो x माइनस ए का स्क्वायर तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया x माइनस ए का स्क्वायर कर दिया बातें आपको समझ में आ रही है कहोगे हाँ भैया प्लस प्लस आपका क्या हुआ यहाँ पर आपका y है तो y माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका क्या है z z माइनस सी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया z माइनस सी का होल स्क्वायर बातें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया देखो अब देखो जो आपके सी और पी पॉइंट है इस सी और पी पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे अभी आर से तो डिनोट कर रहे थे तो कहोगे हाँ भैया आर से डिनोट कर रहे थे तो अगर हम लोग इस सी और पी के स्थान पर आर रख दें तो कोई दिक्कत होगी भैया कोई दिक्कत नहीं तो हमने सी और पी के स्थान पर क्या लिख दिया आर लिख दिया आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई तो आर की वैल्यू आपको मिल गई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर ये आपको मिल गया इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है
अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर स्क्वायर कर दें तो ये आपका रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट आपका खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए। तो दोनों साइड में जब हम लोग स्क्वायर किया हम लोगों ने तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से रूट चला गया, आपको मिला क्या, एक्स माइनस ए स्क्वायर, प्लस आपको क्या मिला, वाई माइनस बी स्क्वायर, प्लस आपको क्या मिला, जेड माइनस सी का स्क्वायर मिलेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका ये आर है, इस आर को इस पक्ष में लेकर आ रहे हैं। तो आपको क्या मिल गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है, प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया, प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस का ये आर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था, इधर आया तो माइनस, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो ये जो आपको इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन आपका जो मिला है, ये इक्वेशन आपका किसका मिला है, तो ये इक्वेशन आपका स्फीयर का मिला है। बातें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं ओरिजिन के केस में। किसके केस में? ओरिजिन के केस में। ये किसके केस में था? सेंट्रल, यानी इस पॉइंट पर आपका इक्वेशन क्या होगा, तो ये आपका बनकर आएगा। अब बात करते हैं हम लोग ओरिजिन के केस में, यानी स्फीयर हम लोग किसकी बात करते हैं, तो ओरिजिन के केस में करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूं किसकी बात, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर ले, पता नहीं कैसा हो गया। किसकी बात कर रहे हैं? स्फीयर की, ठीक है, स्फीयर ऑफ सेंटर ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन के केस में हम लोग क्या करेंगे, आगे चल रहे हैं, ठीक है, अगली स्लाइड में। ओरिजिन के केस में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लिया जाए ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक स्फीयर हुआ, ये आपका पॉइंट हुआ, यहाँ से आर दूरी पर कोई आपका पॉइंट पी है, इसको हमने नाम दिया सी। ये आपका क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 मतलब y है, ये आपका क्या है, z है। अब बताओ, अब आपको ओरिजिन का सेंटर आपको निकालना पता होगा ना कि कैसे निकालते हैं। तो ओरिजिन का जो आपका सेंटर होता है वो क्या होता है, वो आपका 0, 0, 0, यानी अगर आपके 3 कोऑर्डिनेट है तो आपके 0, 0, 0 होगा, अगर 2 है तो 0, 0, यानी हमेशा, अगर आपको अभी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लो कि हमेशा ओरिजिन जो आपका होता है उसका आपका निर्देशांक 0, 0 होता है, ठीक है, 0, 0। ये शायद क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि कक्षा 10 में जब मैं था तो बोर्ड एग्जाम में मुझसे मतलब विकल्प के रूप में जो 5 नंबर का विकल्प पूछा ना जाता है, तो उसमें मुझसे पूछा गया था कि आखिर जो आपके ओरिजिन जो आपका होता है इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, याद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से, 0, 0 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखो, खैर आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग देख लो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इस केस में इसको हमने क्या कहा, आर है, किस केस में इसको हमने कहा आर है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आर लिख दिया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो, यानी एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट जीरो का कोई वैल्यू पता नहीं, आप एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस वाई माइनस जीरो, जीरो आपका आ गया तो वाई स्क्वायर आप लिख दो, ठीक है, प्लस जेड माइनस जीरो, जीरो आपको पता नहीं तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिख दो, जेड स्क्वायर लिख दो। यानी आप इसका जब वर्ग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपको क्या मिला, जेड स्क्वायर। यानी यहां से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इस पक्ष में लेकर आओ तो माइनस का क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्म आप किसके के मतलब ये इक्वेशन आपको किसके केस में मिला, तो ये इक्वेशन आपका ओरिजिन के केस में मिला। ये इक्वेशन किसके केस में मिला था, तो ये इक्वेशन आपका सेंट्रल फॉर्म मिला था। लेकिन ये क्वेश्चन आपको मतलब इक्वेशन किसके केस में मिला, तो ये इक्वेशन आपका ओरिजिन के केस में मिला। अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है, ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, क्योंकि मतलब इसका आप बहुत ज्यादा यूज, जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका एक कौन सा इक्वेशन होता है, ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो यहाँ से जो चीजें मैंने आपको बताई वो समझ में आई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए, देखो मैंने क्या किया, मैंने आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालने के लिए हमने एक मान लिया कि आपका एक स्फीयर है और उसमें जो आपका एक सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपके ए बी सी है और सेंटर से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई जेड है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सी और पी जो आपका पॉइंट था इसके बीच हमने क्या किया, एक डिस्टेंस निकाला। तो इसका डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर तो जेड माइनस सी का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर इसको मैंने सॉल्व किया, तो सी पी की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिख दी, सी पी की वैल्यू आर थी तो आर लिख दी। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्क कर दिया, आर स्क्वायर मिल गया हमको। आर स्क्वायर जब मिला तो इस आर स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, इसी पक्ष में ट्रांसफर कर दिया, तो आपको फाइनल क्या मिला,
एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किस केस में था? ये आपका सेंट्रल फॉर्म के केस में था। अब बात करते हैं कि जब आपका सेंटर आपका ओरिजिन में होगा, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हमने क्या किया, एक मानना हमने कि आपका स्फीयर है और स्फीयर के बीच में पॉइंट आपका कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से पी दूरी पर मतलब आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई जेड। बात कर रहा है किसके केस में? बात कर रहा है आपका ओरिजिन के केस में। तो आपको ओरिजिन का आपको कोऑर्डिनेट पता होगा कि कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, 0 कामा 0 होता है। लेकिन यहाँ पर आपका एक्स और वाई ही नहीं, आपका साथ में जेड भी है। तो इस केस में आपका 0 कामा 0 कामा 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, सी और पी के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला। तो सी पी को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से, तो आर लिख दिया। फिर एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। फिर हमने दोनों तरफ वर्ग किया। आर तो यहाँ से आपका अंडर रूट कैंसिल हो गया। फाइनली आपको आर स्क्वायर को जब आप इधर लेकर गए तो फाइनली आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, किसके केस में, सेंट्रल फॉर्म में क्या होगा और ओरिजिन में आपको क्या होगा। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं स्लाइड ऐड कर लूँ, ताकि मतलब मेरे पास स्लाइड अभी नहीं है। ठीक है, स्लाइड थोड़ा सा ऐड कर लूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे हम लोग, हाँ यहीं पर तो हम लोग थे। थोड़ा सा हम लोग स्लाइड ऐड कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़े। ये यहाँ पर ऐड कर, ठीक है, एक दो स्लाइड बहुत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पर दो चीजें हमने पढ़ ली, एक सेंट्रल फॉर्म में आपका इक्वेशन क्या होता है और एक आपका ओरिजिन में क्या होता है। आगे बढ़े, कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे हैं, कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब देखो, आपको अगली स्लाइड में हम लोग चल रहे हैं, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिला, यहाँ पर लिख दें। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमको क्या मिला, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यही तो मिला, इज इक्वल टू 0। तो कहोगे हाँ भैया ये हमको क्या मिला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और जो आपका सेंट्रल फॉर्म है, सी ई एन एन टी आर ए एल, ठीक है, सेंट्रल फॉर्म, और सेंट्रल फॉर्म आपको क्या मिला, तो सेंट्रल फॉर्म आपको मिला एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही तो मिला। तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो, अब आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लो और जो आपका सेंट्रल फॉर्म है इसको आप लोग सेकंड इक्वेशन मान लो। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो, प्रूव हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाल लिया, हम लोगों ने इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ स्फीयर यानी स्फीयर का हमने इक्वेशन निकाल लिया। सेंट्रल फॉर्म में क्या होता है, ओरिजिन फॉर्म में क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, यानी स्फीयर के हम लोग फार्मूले पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग स्फीयर का फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता हो गया ये, सेंट्रल फॉर्म आपको पता हो गया ये। अब देखो, जो आपको सेंट्रल फॉर्म मिला है, इस सेंट्रल फॉर्म को थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करो। तो आप देखोगे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग इसको खोल दो। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, जब आप इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका मिल जाएगा प्लस आपका ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2ax हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपका प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, 2y भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस आपका सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 2z c और माइनस का आपका क्या चल रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करो। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा इसको आप सही से लिख दो, क्या कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है आपका, वाई स्क्वायर यहाँ पर है आपका, जेड स्क्वायर यहाँ पर है, तो उसको आप थोड़ा सा सही से अरेंज करके लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका क्या है, माइनस का 2ax, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो माइनस का 2ax, फिर आपका माइनस का 2y भी, फिर माइनस का 2y भी, फिर आपका क्या है, माइनस का 2zc लिख दिया। फिर आपका क्या बचता है, आपका तो बचता है ए स्क्वायर, आपका बचता है बी स्क्वायर, आपका बचता है सॉरी ए स्क्वायर बचता है, बी स्क्वायर बचता है और आपका सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो,
प्लस ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और प्लस आपका क्या है सी स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। क्या बचा? माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब आपने सेंट्रल फॉर्म को सॉल्व किया तो आपको क्या मिला? ये मिला। आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। तो अब ये जो आपने सेंट्रल फॉर्म को जब सॉल्व किया तो जो आपको ये इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को अगर आप देखो, इस इक्वेशन को आप देखो तो इस इक्वेशन का आपको कंपेयर करना होगा जनरल, आपका जो स्फीयर का आपका जनरल इक्वेशन होता है उसके साथ आपको इस इक्वेशन का कंपेयर करना होगा। ठीक, थोड़ा सा आपको 2 मिनट इस इक्वेशन के साथ आपको क्या करना होगा? इसका कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो जब आप जो आपको इस सेंट्रल फॉर्म मिला है इस इक्वेशन का आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर के साथ आप लोग कंपेयर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर तभी आप करोगे जब आपको स्फीयर का आपको जनरल फॉर्म पता होगा, जनरल इक्वेशन स्फीयर का आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जनरल फॉर्म। तो स्फीयर का जनरल फॉर्म आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2y x प्लस का 2vy और प्लस का 2w z प्लस का d इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है? ये आप स्फीयर का आपका जनरल फॉर्म होता है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बहुत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर माइनस का 2y x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, स्फीयर का आपका जनरल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो आपको ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन यानी इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लो। इस थर्ड इक्वेशन इक्वेशन का आपको कंपेयर करना है इस जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये इतना टर्म आपका देखो, अगर आप देख रहे हो तो ये इतना टर्म आपका एक सेकंड डिग्री ऑर्डर है ना, सेकंड डिग्री ऑर्डर का है ना, तो कहोगे हाँ भैया। यहाँ पर x का आपका कोफिशिएंट क्या? 1 है, y का कोफिशिएंट आपका क्या है? 1 है और z का कोफिशिएंट आपका क्या है? 1 है। तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसको और इसको इतना हम लोगों ने क्या किया? यहीं पर छोड़ दिया। सेकंड डिग्री का है तो इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया। बाकी इसका कंपेयर आप इसके साथ करो, इसका इसका कंपेयर आप किसके साथ करो? इसके साथ करो। सॉरी, ये आपका यहाँ पर प्लस होता है, सारी चीजें प्लस में ही होती है, माइनस नहीं होता है। इसका कंपेयर आप इसके साथ करो, इसका कंपेयर आप इसके साथ करो और इसका कंपेयर आप इसके साथ करो। ठीक, तो हम लोग कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं किस केस में? टू वाई जेड, टू वाई जेड इज इक्वल टू, अब सिंबल के साथ आपका होगा माइनस का 2ax, माइनस का 2ax। तो यहाँ पर अगर आप देखो, या यहाँ पर अगर आप देखो टू वाई जेड आपको यहाँ पर मिल गया 2ax, कोई गलती तो हमने नहीं कर दी। 2ax और यहाँ पर आपका 2yx है, जेड कहाँ से आ गया? ठीक है, गलती तो हो गई। ठीक है, ये आपका जेड नहीं होगा। ठीक है, 2yx का हम लोग 2ax के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 2yx के साथ माइनस का 2ax, यानी 2yx का कंपेयर हम लोग माइनस 2ax के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपका x x से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू आपको क्या मिल गई? तो y की वैल्यू आप मतलब सॉरी u की हाँ, किसकी वैल्यू? y की वैल्यू आपको क्या मिल गई? माइनस का a मिल गई। क्या मिल गई? माइनस का a मिल गई। ठीक है, सॉरी ये y नहीं होता, ये आपका v होता u होता है। सॉरी गलती होगी, आपका u होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आप एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। देखो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux होता है प्लस 2vy प्लस 2wz, क्योंकि uvw होता है डायरेक्ट। अब ध्यान आया, uvw डायरेक्ट होता है तो uvw। तो यहाँ से आप इसका कंपेयर इसके साथ करोगे तो 2ux इज इक्वल टू माइनस का 2ax आ जाएगा। x x से आपका कैंसिल होगा, 2 2 से कैंसिल हो गया, यानी u की वैल्यू आपको क्या मिल गई? माइनस का a मिल गई। ठीक है, यहाँ से आप 2vy का कंपेयर किसके साथ करो? 2yv के साथ आप इसका कंपेयर करो। ठीक है, किसके साथ? 2yv के साथ। कोफिशिएंट के साथ होगा तो v का कोफिशिएंट आपका क्या है? तो v का कोफिशिएंट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 2vy अगर आपको दिया गया है तो यहाँ से आपको 2vy इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 2vy इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? माइनस का 2y भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? माइनस का 2y भी मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। गलती कहाँ कर रहे हैं बार-बार? थोड़ा सा रुको। इसका कंपेयर हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? इसका कंपेयर हम लोग इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा?
वी वाई इज इक्वल टू माइनस का टू वाई बी, ये तो होगा? तो कहोगे हाँ भैया यही होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका कैंसिल हो जाता है, इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये आपका कैंसिल हो जाता है इसके साथ, यानी v की वैल्यू आपको क्या मिल गई? माइनस का v मिल गई। थोड़ा सा मतलब कुछ हम पता नहीं क्यों सिंपल सा है लेकिन कंफ्यूज हो रहा है, मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? माइनस का v मिल जाएगी। अब आपको क्या करना होगा? टू डब्ल्यू जेड का कंपेयर आपको माइनस का टू जेड सी के साथ करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो तो टी मतलब टू डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू माइनस का टू जेड सी, यानी यहाँ से अगर आप देखो, कोई गलती कर दी फिर, माइनस का टू जेड सी की वैल्यू हम लोग माइनस का जेड सी के साथ टू डब्ल्यू जेड के साथ, तो जेड आपका कंप्लीट होगा मतलब कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो गया, दो से आपका दो कैंसिल हो गया, यानी डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस का सी। कोई गलती नहीं की, डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस का सी मिल गई। हमने यहाँ पर क्या किया, जो आपका जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर था, यानी इस स्फीयर का हम लोगों ने कंपेयर किया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक सेकंड डिग्री, तो इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया। तो आपको यहाँ पर क्या मिला? टू यू एक्स मिला, टू वी वाई मिला और टू डब्ल्यू जेड मिला। ठीक है, तो टू यू एक्स का कंपेयर हम लोगों ने किसके साथ किया? टू ए एक्स के। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी, पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा मैं कंसंट्रेशन शायद नहीं दे पा रहा था, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी। बट इसमें कोई आपका जैसे डायरेक्ट आपका इसका कंपेयर इसके साथ करना है, इसका कंपेयर आपको इसके साथ करना है और इसका कंपेयर आपको इसके साथ करना है, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हो रहा है, बस आपको कंपेयर ही करना है और यू, वी और डब्ल्यू की आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से आपको u की वैल्यू क्या मिली? माइनस का a मिल गई, v की वैल्यू आपको क्या मिली? माइनस का b मिल गई और w की वैल्यू आपको क्या मिल गई? माइनस का c मिल गई। अब देखो यहाँ पर, अब आपको क्या निकालना है? अब यहाँ पर आपको d की वैल्यू निकालना है। ये d क्या होता है आपका? तो जो आपको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर है, ये आपकी डी की वैल्यू होती है। तो डी की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई? तो यहाँ से अगर आप देखो तो डी की वैल्यू आपको मिल गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल गई? तो ये वैल्यू आपको डी की मिल गई। देखो, अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू आपको पता है U है, B की वैल्यू आपको पता है V है और C की वैल्यू आपको क्या पता है? W है। तो ये सारी वैल्यू को आप लोग इसमें रख दो। तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू आप लोग रखोगे कहाँ? इसमें अगर आप इन वैल्यू को पुट करते हो तो D की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? A के स्थान पर आप माइनस A लिखते हो तो माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B के स्थान पर आप माइनस B को रखते हो तो माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस सी के स्थान पर आप क्या रखते हो? डब्ल्यू को रखते हो तो माइनस मतलब सॉरी, सी के स्थान पर आप लोग डब्ल्यू को रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉरी गलती हो गई, डायरेक्ट उसी वैल्यू को पुट कर दिया। ये वैल्यू आपकी नहीं, डी की वैल्यू आपको क्या पता हो जाएगी? ए के स्थान पर आप लोग क्या रखते हो? यू रखते हो तो यू स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बी के स्थान पर आप लोग क्या रखते हो? मतलब बी के स्थान पर आप लोग क्या करते हो? वी रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लस का वी स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस सी के स्थान पर आप डब्ल्यू रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर है। यानी जब आप इसको निकालेंगे तो डी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? तो डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को आप इस पक्ष में लेकर आओ, डी को आप इस पक्ष में लेकर आओ, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस आपका डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, मतलब रूट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो यहाँ पर आपका वर्ग आप लोग करोगे तो यहाँ से वर्ग आप लोग मतलब हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो आर की वैल्यू आपको फाइनली क्या मिल गई? तो आर की वैल्यू आपको फाइनली यहाँ पर मिल गई। आर की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिली? यू स्क्वायर प्लस आपको क्या है? वी स्क्वायर प्लस आपका क्या है? डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। तो ये आपका स्फीयर का फार्मूला होता है। ये इतना मतलब मैंने प्रूव करके आपको इसलिए बताया ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखो। लेकिन आपका ये जो प्रूफ मैंने बताया, ये प्रूफ आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये प्रूफ आपको करवाया है, ये डायरेक्ट मैं ये फार्मूला भी आपको बता सकता था। लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको प्रूफ भी बता दें कि आखिर कैसे आया। जब इतनी सारी चीजें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लिया, सेंट्रल फॉर्म निकाल लिया, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूले को भी पता कर लेंगे। तो ये फार्मूला आपको पता होगा कैसे आया? कहोगे हाँ भैया पता होगा। तो ये आपका किसका फार्मूला होता है? स्फीयर का फार्मूला होता है। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, रेडियस अगर आपका स्फीयर के रेडियस आपको निकालना है तो ये फार्मूला होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेंट्रल फॉर्म हमको पता हो गया, x माइनस एक ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको क्या पता हो गया? तो ये हमको किसका एक सेंट्रल फॉर्म हमको पता हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया? अब हमने किया कि जो आपका सेंट्रल फॉर्म था, इसको थोड़ा-सा हमने सॉल्व किया।
तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, ये आपको थर्ड इक्वेशन मिल गई। अब इस थर्ड इक्वेशन का हमने जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर के साथ हमने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर अब कब करेंगे, जब हमको जनरल फॉर्म स्फीयर की पता होगी। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिया गया था? ये आपको एक जनरल इक्वेशन का फॉर्म मतलब स्फीयर का जनरल फॉर्म दिया गया था, ठीक है? तो इस जनरल फॉर्म का कंपेयर हम लोग इस थर्ड इक्वेशन के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये आपका एक सेकंड डिग्री ऑर्डर है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसका कांस्टेंट मतलब इसका कोएफिशिएंट आपका 1 है, इसका कोएफिशिएंट आपका 1 है, इसका कोएफिशिएंट आपका 1 है, तो यहीं पर इसको हम लोग छोड़ देंगे। बाकी आपका -2ax -2ib -2zc आपको जो मिला है, इसका कंपेयर हम लोग इसके साथ करेंगे। कंपेयर हमने कर दिया और फिर हमको u की वैल्यू क्या मिल गई? -a मिल गई। b की वैल्यू -b मिल गई, c की वैल्यू क्या मिल गई? -z मिल गई। फिर हमने d की वैल्यू को निकाला, d आपका क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, जो आपका शेष आपका बचता है, यही आपका d होता है। तो हमने क्या कर दिया, d की वैल्यू क्या लिख दी? ये लिख दी। अब d की वैल्यू में a की वैल्यू हमने पुट की, b की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, तो हमको क्या मिला? ये मिल गया। तो यहाँ से हमने r स्क्वायर को हमको निकालना था, तो r स्क्वायर आपको क्या मिला? u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d मिल गया। फिर हमने क्या किया, इस वर्ग को हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, मतलब यहाँ पर अंडर रूट ले लो और यहाँ पर आप क्या कर दो, तो वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो r इज इक्वल टू आपको यहाँ पर मिल जाएगा u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस t। तो यहाँ से आपको रूट में क्या मिलेगा, ये। तो ये आपका किसका फार्मूला होता है? ये आपका स्फीयर के रेडियस निकालने का फार्मूला होता है। इसको आप लोग नोट कर लो। तो यहाँ से आपका नोट करने वाला पॉइंट क्या है, ये। इसको आप लोग ध्यान रखना। बातें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया? तो हम लोगों ने पढ़ लिया सेंट्रल फॉर्म पढ़ लिया, ठीक है? सेंट्रल फॉर्म पढ़ लिया। सेंट्रल फॉर्म आपका क्या होता है? x माइनस ए लिख लो आप लोग। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आपका सेंट्रल फॉर्म होता है और इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर या फिर माइनस आर स्क्वायर करो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने पढ़ लिया कि जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर क्या? जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर, ठीक है? जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है? ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर होता है। देखो, हमने रेडियस पता हो गया हमको, रेडियस r क्या होता है आपका? तो ये आपका होता है क्या होता है? तो ये आपका होता है अंडर रूट क्या होता है? यहाँ पर हमने क्या निकाला? तो ये आपका होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है? जेड स्क्वायर और माइनस का डी। हमने आर, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। ये आपके ध्यान रखने योग्य बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब देखो एक फ़ॉर्मूला आप और थोड़ा-सा ध्यान रख लो, क्योंकि कभी-कभी आपसे सेंटर के पॉइंट निकालने के लिए पूछ लेता है, तो आप अगर सेंटर आपसे पूछता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है माइनस यू होता है, फिर आपका माइनस का वी होता है और फिर आपका माइनस का ज़ेड होता है। इसको आप मतलब वी और ये आपका डब्ल्यू होता है, ठीक है? ये आपका क्या डब्ल्यू, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप सेंटर को फाइंड नहीं कर पाओगे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब ये आपका कैसे आया, ये अगर आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो इसका भी एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला क्या होता है? 1/2 कोएफ़िशिएंट ऑफ क्या होता है? कोएफ़िशिएंट ऑफ x। ये आपका फ़ॉर्मूला होता है इसका। अगर हमको u निकालना है तो इसका फ़ॉर्मूला ये होता है। अगर हमको v निकालना है तो इसका फ़ॉर्मूला 1/2 कोएफ़िशिएंट ऑफ क्या? कोएफ़िशिएंट ऑफ y हो जाएगा, ठीक है? अगर हमको w निकालना है तो 1 माइनस का 1/2 कोएफ़िशिएंट ऑफ क्या? कोएफ़िशिएंट ऑफ z हो जाएगा। कैसे? जैसे देखो -1/2 कोएफ़िशिएंट ऑफ x। अब जो आपने ये इक्वेशन लिया इसमें कोएफ़िशिएंट ऑफ x इसको तो हमने कह दिया सेकंड डिग्री का, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप x के कोएफ़िशिएंट को आप अगर आप देखो तो 2u तो दिया गया है, कहोगे हाँ भैया। इस कोएफ़िशिएंट ऑफ x के स्थान पर इस 2u को रख दो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसल हो जाएगा तो माइनस का u ही तो मिलेगा, तो उसी चीज़ को तो मैंने यहाँ पर माइनस का u डायरेक्ट लिख दिया है। हाँ भैया, लिख दिया है। ऐसे ही अगर मान लिया जाए आप y के लिए निकालना चाहते हो, तो माइनस का 1/2 लिखो, कोएफ़िशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर कोएफ़िशिएंट ऑफ y क्या दिया गया है? 2v दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो 2v लिख दो। तो 2 से कैंसल हुआ तो माइनस का v आपको मिलेगा कि नहीं मिल गया? कहोगे हाँ भैया, तो उसी चीज़ को तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का v लिख दिया है। कहोगे हाँ भैया। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो
तो यहाँ पर आपको -1/2 कोएफ़िशिएंट ऑफ ज़ेड, ज़ेड का कोएफ़िशिएंट आपको क्या दिया है? TW दिया है, मतलब 2W दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 2W लिख दो। तो यहाँ से 2 से कैंसल हो जाएगा, तो ज़ेड का मतलब W का कोएफ़िशिएंट आपको माइनस का W। अगर आपको सेंटर को फाइंड करना है, तो सेंटर आपका ये होता है, फ़ॉर्मूला होता है माइनस का U, माइनस का V, माइनस का W। इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखना, ये आपको इतना मतलब ये करने की आवश्यकता नहीं कि आप माइनस का 1/2 कोएफ़िशिएंट ऑफ x, माइनस का 1/2 कोएफ़िशिएंट ऑफ y, माइनस का 1/2 कोएफ़िशिएंट ऑफ 2 मतलब z। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है कि बार-बार थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाओ आप लोग। तो आपको इसमें आपको परेशान नहीं होना है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो ये आपका किसका फ़ॉर्मूला निकालने के लिए होता है? तो ये फ़ॉर्मूला आपका होता है सेंटर, माइनस का u, माइनस का v, माइनस का w। तो क्या अब बताओ आप लोग, थोड़ा-सा आप एक कमेंट कर देना कि क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। क्योंकि देखो ये थी मतलब कॉन्सेप्ट की चीज़ें, अगर आप इनको थोड़ा-सा नहीं समझ पाओगे तो शायद आप मतलब चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट ना कर पाओ या फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है सेंट्रल फॉर्म क्या होता है? ये होता है, ध्यान है आपको क्या? x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर प्लस z माइनस c स्क्वायर होता है, इज़ इक्वल टू r स्क्वायर होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर फिर आपका 2u, 2v, 2w यानी u, v, w डायरेक्ट अल्फाबेट होता है ना u, v, w तो u, v, w साथ में केवल x, y, z रहेगा प्लस में d। ये आपका किसका होता है? जनरल फॉर्म होता है। आर क्या होता है? तो आर आंखें बंद करो। आर क्या होता है? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस डी होता है। सेंटर अगर हमको फाइंड करना है तो माइनस यू माइनस वी माइनस का डब्ल्यू। इतनी चीजें याद हुई आपको? मैं सोच रहा हूँ आपको क्लास में ही क्लियर कर दूं, आपको दोबारा से या फिर रटने की बाद में आवश्यकता ना पड़े। एक बार फिर से आप मेरे साथ आंखें बंद करके याद करो। सेंट्रल फॉर्म क्या होता है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है स्फीयर का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का टू मतलब प्लस का 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस का डी इज इक्वल टू 0। आर अगर हमको रेडियस निकालना है तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड मतलब जेड स्क्वायर माइनस का डी हो जाएगा। अगर हमको सेंटर निकालना है तो इसके लिए माइनस वी और माइनस यू माइनस वी और माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है बट थोड़ा सा मतलब आप लोग समझो। मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 2 से 3 क्लासेस में आपकी 7th यूनिट में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर क्लासेस लूँ मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एक ही दिन में कुछ ज़्यादा टॉपिक आपके कवर कर दूँ ताकि आप मतलब थोड़ा जल्दी सिलेबस हो जाए, ठीक है? तो ये आपकी 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इसके बेस पे आप इस फेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन मैं ले लूँ ताकि आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ ना हो और टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका कहाँ गया ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? थोड़ा-सा मतलब प्लीज़ आप लोग मतलब ध्यान देना। थोड़ी-सी क्लास आपकी अगर बड़ी भी हो जाती है तो आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि आपका सिलेबस थोड़ा-सा कंप्लीट हो जाए जल्दी। यही मैं अगर 2-3 क्लासेस में लेता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता ना। तो यही मैं कर रहा हूँ कि आपका मैं थोड़ा-सा क्लासेस लंबी ले रहा हूँ ताकि आप सिलेबस आपका अच्छे से जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्होज़ सेंटर इज़ 2, -3, 4 एंड रेडियस इज़ 5। देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को? यहाँ पर सबसे पहले आप एक स्फीयर ऐसे बनाओ। ऐसे आपने क्या किया कि स्फीयर बना दिया, ठीक? यहाँ पर आपका एक फिक्स पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। तो इस सेंटर के पॉइंट आपको क्या दिए गए हैं? 2, -3, 4 तो यहाँ पर आप लोग मान लो सेंटर आपका क्या है? C है, सेंटर को आप लोग C से डिनोट कर दो। तो C के पॉइंट आपको क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है और माइनस प्लस का 4 दिया गया है। अब इसके रेडियस आपके क्या है? मतलब रेडियस मतलब मान लो कि इतनी दूरी पर है, तो इसकी रेडियस आपको कितनी दी गई है? 5 दी गई है। तो इसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है। इस स्फीयर का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर C आपको क्या दिया गया है? 2 -3 4 दिया गया है। यहाँ पर रेडियस आपको क्या दी गई है? 5 दी गई है। और यहाँ पर आप मान लो कोई पॉइंट आपका P है और P के कोऑर्डिनेट आपके X हैं, Y हैं और Z हैं। P के कोऑर्डिनेट आपके क्या है? X हैं, Y है और Z है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस स्फीयर का इक्वेशन निकालते हैं। तो इस स्फीयर का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे देखो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे C और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस के माध्यम से ही स्फीयर का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक? तो C और P का मैं अगर डिस्टेंस निकालूं तो C और P का डिस्टेंस का फार्मूला अभी मैंने आपको क्या बताया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2 का यानी x जो आपको P पॉइंट दिया गया है, इस x माइनस 2 से मतलब x माइनस 2 का आप लोग क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर आप लोग लिख दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
अब यहाँ पर y, यहाँ पर आप लिखो y, माइनस आपका होता है, यहाँ पर भी माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, z माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब आप बताओ, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यानी सीपी की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 5 दी गई है ना। तो कहोगे हाँ भैया 5 दी गई है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, सीपी की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, 5 लिख दो। आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो इस रूट को आपको हटाना है। रूट को हटाने के लिए आप लोग क्या करो, दोनों तरफ आप लोग वर्क कर दो, तो ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ आप लोग क्या कर दो, वर्क कर दो, तो ये रूट रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वर्क करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इसको थोड़ा-सा आप सॉल्व करो, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? तो x स्क्वायर होता है प्लस आपका क्या होता है 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है? 4 हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा 2a भी होता है ना, तो 2 दूनी कितना होगा आपका 4x हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4x मिल जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया आ रही है। प्लस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस होगा, यहाँ पर आप माइनस लिख लो क्योंकि माइनस है, एक्स माइनस मतलब ए माइनस बी का है। तो वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस का आपका 3 2 वाई यानी 3 दूनी कितना होगा आपका 6 वाई हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका जेड है ना, तो जेड स्क्वायर प्लस आपका 16 और माइनस का 4 टू जा 8 8z आपको मिल जाएगा, ठीक है? 8z मिल जाएगा। तो यहाँ से इस 25 को भी आप इधर लेकर आओ, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक? और माइनस का 4x प्लस आपको क्या है वाई स्क्वायर प्लस आपको क्या दिया गया है 9 प्लस आपको 6y प्लस आपको क्या दिया गया है जेड स्क्वायर प्लस आपको क्या दिया है 16 माइनस 8z और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा लिखना चाहो तो 25। अब इसमें जो आपका सॉल्व हो रहा है उसको आप सॉल्व कर लो और बाकी फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप थोड़ा सा और सही से लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख दो, वाई स्क्वायर को आप प्लस वाई स्क्वायर लिख दो और जेड स्क्वायर को आप लोग ऐसे जेड स्क्वायर लिख दो। माइनस का आपका क्या है 4x तो आप माइनस का 4x लिख दो। फिर आपका क्या है प्लस का 6y है तो प्लस का 6y लिख दो और माइनस का 8z है तो आप लोग माइनस का 8z लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपका 16 नो कितना होता है, आपका 25 होता है ना, तो कहोगे हाँ भैया 25 होता है। तो 25 और 25 से 25 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या प्लस का 4, तो यहाँ पर आप लोग प्लस का 4 लिख दो इज इक्वल टू 0। यही आपका स्फीयर का इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं? एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर की आपको इक्वेशन फाइंड करना है। कब? जब आपके सेंटर के पॉइंट आपको क्या दिया गया है 2 -3 4 और रेडियस आपको क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तो हमने क्या किया कि स्फीयर को हमने क्या किया लेट किया और उस सेंटर आपका क्या है 2 -3 और 4 है और उस सेंटर से पी पॉइंट पर कोई मतलब आर दूरी, आर कितनी दी गई है, रेडियस 5 दी गई है तो हमने 5 लिख दिया। और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट को हमने लेट कर लिया एक्स वाई जेड कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया C और P के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस था, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूले में होता है तो माइनस माइनस प्लस यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हमने वर्ग किया रूट हटाने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ये फार्मूला मिल गया। इसको थोड़ा सा हमने खोल दिया तो आपको क्या मिला, ये मिला। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो आपको ये, तो जो आपका इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको क्या मिल गया, तो ये इक्वेशन ऑफ, ये आपका इक्वेशन ऑफ क्या क्या मिल गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल गया, ठीक है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको हो रहा है? कोई छोटा मोटा अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप बताओ, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा-सा हम लोग कवर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आपकी क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा मतलब बोरिंग फील हो रहा है तो आप यहीं पर क्लास थोड़ा-सा देखो, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू बाद में कर लेना, ठीक है? लेकिन ये क्लास आपकी थोड़ी-सी आपकी बड़ी होगी, ठीक है? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा-सा टॉपिक आपका मतलब अच्छा हो जाए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या ले रहे हैं हम लोग? दूसरा क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द सेंटर ऑफ रेडियस, क्या फाइंड द सेंटर ऑफ रेडियस, रेडियस आपको इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 6z माइनस का z इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको सेंटर
और रेडियस के सेंटर को हमको फाइंड करना है, ठीक है? सेंटर ऑफ रेडियस, ठीक? आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया। तो सबसे पहले हमको सेंटर अगर फाइंड करना है, इस रेडियस का हमको सेंटर फाइंड करना है, मतलब जो आपका इसमें अगर हमको रेडियस और सेंटर को फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। ये हमने क्या कर दिया? ये हमने क्वेश्चन को ही डिले मतलब इरेज़ कर दिया पूरा। एक बार फिर से हम लोग नोट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका गायब हो गया है। रेडियस को फाइंड करना है, इक्वेशन आपको क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस आपको क्या दिया वाई स्क्वायर प्लस आपको जेड स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस का 4y और माइनस का 6z और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन का कंपेयर करना होगा जनरल इक्वेशन ऑफ किसके साथ, स्फीयर का जो जनरल इक्वेशन फॉर्म होता है उसके साथ आपको इसका कंपेयर करना होगा। तो जनरल फॉर्म आपका क्या होता है? तो जनरल फॉर्म आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक? प्लस आपका क्या होगा 2 u x होगा ना, 2 u x प्लस आपका 2 v y प्लस आपका 2 w z इज इक्वल टू प्लस d इज इक्वल टू 0 यही तो होता है। तो कहोगे हाँ भैया। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेकंड डिग्री है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। 2 के साथ आप लोग कंपेयर करो, तो 2 u x का हम लोग -2x के साथ कंपेयर करते हैं, तो x से x कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी u की वैल्यू आपको माइनस का 1 मिल जाएगी, ठीक है? अब इस 2vy का कंपेयर करो आप किसके साथ? तो इस 4y के साथ कंपेयर करो, तो आपको क्या मिलेगा? 2vy इज इक्वल टू माइनस का 4y, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, 2 2 जा कितना होता है आपका 4, यानी v की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? माइनस का 2 मिल जाएगी। अब आप क्या करो, इसका कंपेयर इसके साथ करो, तो 2wz इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस का 6z, जेड से कैंसिल, 2 3 जा 6 हो जाएगा और w की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस का 3 मिल जाएगी, ठीक है? w की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस का 3 मिल जाएगी। अब अगर आपको सेंटर निकालना है, जैसे सेंटर इसमें रेडियस निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन हम लोग सेंटर भी निकालना है। अगर आपको सेंटर निकालना है, तो सेंटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? तो सेंटर के लिए माइनस u होता है आपका, माइनस v होता है आपका और माइनस का w, यही तो होता है? कहोगे हाँ भैया, यही होता है। तो अब u की वैल्यू आपको दी गई है, v की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है और w की वैल्यू आपको दी गई है। तो इस u के स्थान पर आप लोग -1 लिख दो, तो माइनस पहले से ही तो -1 लिख दिया। इस माइनस v के स्थान पर आप माइनस को 2 लिख दो, तो माइनस का 2 लिख दिया। अब इस w के स्थान पर आप 3 लिख दो, तो -3 आपका हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी आपको क्या मिला? 1 2 3, यानी सेंटर के पॉइंट आपको क्या मिल गए? 1 2 3। तो सेंटर निकालना आपको पता हो गया कैसे निकालेंगे। अब ये आपका कैसे निकालेंगे, जैसे अब अगर मैं आपको बताऊं, तो माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपको यहाँ पर 2y दिया गया है, तो 2u आप लोग यहाँ पर लिख दो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v माइनस v हो जाएगा। v की वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो v की वैल्यू आपको यहाँ पर माइनस का 1 दी गई है, सॉरी u की वैल्यू आपको -1 दी गई है, तो यहाँ पर आप u के स्थान पर क्या लिख दोगे? u के स्थान पर जब आप -1 लिखोगे, तो आपको माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आपको पॉजिटिव में 1 मिल जाएगा, तो 1 2 3। तो सेंटर कैसे निकालते हैं पता हो गया? तो यहाँ भैया पता हो गया। अब हम लोग रेडियस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेडियस की बात करते हैं। रेडियस हम लोग थोड़ा सा एक स्लाइड ऐड कर ले, मेरे पास स्लाइड नहीं है, एक स्लाइड ऐड कर ले फिर हम लोग बात करें, ठीक है? 2 मिनट, एक स्लाइड ऐड कर ले, हाँ। स्लाइड ऐड किया हमने और फिर हम लोग आ गए यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं? रेडियस की। रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं? रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं? तो r इज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है r इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपका u स्क्वायर होता है प्लस आपका v स्क्वायर होता है प्लस आपका w स्क्वायर होता है और प्लस आप माइनस में आपका क्या होता है? जो आपका d होता है, ठीक? तो अब यहाँ से r आपका क्या मिल जाएगा? तो r u की वैल्यू आपको क्या दी गई? 1 दी गई है, 1 का स्क्वायर प्लस v की वैल्यू आपको क्या दी गई है? v की वैल्यू आपको दी गई है 2 और 3। 2 आपको w की वैल्यू मतलब v की वैल्यू आपको 2 दी गई है, 2 लिख दो, ठीक? w की वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो w की वैल्यू आपको 3 दी गई है। अब बात करते हैं d की वैल्यू आपको क्या पता है? तो यहाँ से अगर आप देखो तो d की वैल्यू आपको 2, जैसे ये आपका 2u पता हो गया, 2v पता हो गया और 2w पता हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला? 2 और ये आपकी किसकी वैल्यू है? माइनस का 2 किसकी वैल्यू है आपकी? तो ये माइनस का 2 आपकी किसकी वैल्यू है? तो ये वैल्यू है आपकी डी की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको सिंबल के साथ लेंगे तो माइनस का 2 आपकी किसकी वैल्यू मिल गई? डी की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से आप माइनस डी डी की वैल्यू आपको क्या मिली? माइनस का 2। तो ये माइनस प्लस यानी आपको क्या मिला? प्लस का 2। यानी आर की वैल्यू जब आप लोग फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 प्लस का 2। तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, 10 4 14 और 15 16। आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? रूट का 16। तो आर आपको क्या मिल जाएगा? अब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 4। आर की वैल्यू क्या मिल गई? 4। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया? इस क्वेश्चन में हमने रेडियस भी निकाल लिया और हमने सेंटर भी निकाल लिया। एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देखिए।
देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। और इसके अकॉर्डिंग हमको सेंटर को फाइंड करना है और किसको निकालना है? रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? इसका हम लोगों ने फॉर्म ऑफ स्फेयर जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर से हमने क्या किया? इसका कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो u की वैल्यू -1 मिली, v की वैल्यू -2 मिली, w की वैल्यू माइनस का 3 मिली। अब हमको सेंटर का फार्मूला पता है, -u होता है, -v होता है, माइनस का w होता है। तो इन सारी की सारी वैल्यू को पुट किया, तो सारी की सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल गई, तो हमको सेंटर मिल गया 1, 2, 3। ये हमको क्या मिल गया? सेंटर मिल गया। अब जब सेंटर हमको पता हो गया, तो हम रेडियस भी निकाल लेंगे। रेडियस का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है। सारी वैल्यू हमने पुट की, तो r की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 4 मिल गई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, मतलब अगर आपको कोई स्फीयर ऐसे दिया गया है, ये आपका कोई क्या है, ये आपका कोई पॉइंट है, तो r आपका क्या होगा? 4 होगा। इस स्फीयर का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? तो इक्वेशन आपको ये दिया गया है, ये आपका इसका इक्वेशन होगा और सेंटर के पॉइंट आपके क्या होंगे? और सेंटर के पॉइंट आपके क्या होंगे? सेंटर के पॉइंट आपके 1 होंगे, 2 होंगे और 3 होंगे। अब मान लो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप इसके कोऑर्डिनेट, ये आपका C हुआ, ये आपका P हुआ, यहाँ पर आप कोई कोऑर्डिनेट ले लो X, Y और Z ले लो और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, तो जो आपने इक्वेशन यहाँ पर निकाला है, जो आप क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया था, यही इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है? यही इक्वेशन आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए? कहोगे हाँ भैया समझ गए। तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। क्या? स्फीयर था कि स्फीयर से हम लोग सेंटर को कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस को कैसे निकालते हैं, आखिर जो आपका सेंट्रल इक्वेशन क्या होता है आपका, आखिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऑरिजिन में इक्वेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे टचिंग ऑफ स्फीयर, यानी अगर आपके 2 स्फीयर आपके टच कर रहे हैं, तो उस केस में आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसको हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा इसका मैं वर्किंग रूल आपको बता रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ताकि मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट अगर मैं आपको डेफिनिशन बताऊँगा, तो शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। लेकिन यही अगर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको एग्ज़ाम्पल के साथ रिलेट करके आपको बताता चल रहा हूँ, तो आप थोड़ा-सा क्या होगा कि मज़े के साथ आपके दिमाग में चीज़ें सेव हो जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं टचिंग ऑफ स्फीयर की बात करूँ, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें सेम जो आपने अभी पढ़ा है वैसे ही होता है, बट थोड़ा-सा अलग होता है। टचिंग ऑफ स्फीयर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लो आपको टचिंग ऑफ स्फीयर यानी टच कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको 2 स्फीयर ही होंगे ना, 2 स्फीयर आपके होंगे तभी तो टच करेंगे, एक सिंगल स्फीयर तो आपका टच करेगा नहीं। कहोगे हाँ भैया 2 स्फीयर होंगे। तो मान लो आप लोग कि आपके कोई 2 स्फीयर हैं, ये आपका स्फीयर पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। इसको आप नाम ले लो S1 स्फीयर, ये आपका स्फीयर S1 हो गया, ये आपका कौन-सा है? स्फीयर S2 हो गया। अब देखो, तो अब जब आपको स्फीयर आपको S1 पता हो गया, स्फीयर आपको S2 पता हो गया, तो आपको जो स्फीयर S1 है, क्या? जो आपका स्फीयर S1 है, इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इक्वेशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका आपको इक्वेशन निकालना होगा या फिर इक्वेशन आपको दिया गया होगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? इस स्फीयर 1 का आपको सेंटर फाइंड करना है और स्फीयर सेंटर का आप निकालने के बाद आप इसका रेडियस निकालोगे। ठीक उसी प्रकार S2 यानी रेडियस मतलब स्फीयर 2 की अगर बात करें, तो स्फीयर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे? इसका इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन के बाद इसका हम लोग क्या निकालेंगे? सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर को आप लोग C2 ध्यान में रख लो और इसका हम लोग क्या करेंगे? फिर R2 यानी हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो टचिंग ऑफ स्फीयर में क्या होता है, इसमें होता है कि आपको कोई 2 स्फीयर दे दिए गए। इसको हमने नाम दिया S1, इसको हमने नाम दिया S2। तो सबसे पहले आपको जो S1 स्फीयर दिया गया है, इसका आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। आखिर इक्वेशन में अगर दिया गया क्वेश्चन में अगर अब दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो हमको निकालना होगा। तो इस स्फीयर S1 का आपको क्या करना है? इक्वेशन निकालना है। उसके बाद आपको इसका सेंटर फाइंड करना है और इसका आप रेडियस, अब आपको सेंटर और रेडियस तो निकालना आता ही होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया ना कि आपको एक इक्वेशन दे दिया गया, अब आप इसके सेंटर और रेडियस निकाल दो। अब जैसे दूसरे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दिया, आपको पॉइंट सेंटर दे दिए गए थे, सेंटर दिया था मैंने और रेडियस दिया था, आपको इक्वेशन निकालना था, तो ये तो निकालना आपको आ गया होगा ना।
कहोगे हाँ भैया, तो सिंपल वही आपको यहाँ पर करना है कि आपको क्या करना है, इस स्फीयर S1 का आपको अगर इक्वेशन दिया गया है अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो इक्वेशन को फाइंड करेंगे। C1 यानी सेंटर 1 को फाइंड करेंगे स्फीयर के केस में, पहले स्फीयर के केस में, फिर हम लोग रेडियस को इसके फाइंड करेंगे। फिर S2 जो आपको दिया गया, इसमें भी हम लोग इक्वेशन को फाइंड करेंगे, सेंटर को फाइंड करेंगे और किसको फाइंड करेंगे और हम लोग रेडियस को फाइंड करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया आगे बढ़े। अब देखो, जब इतनी बातें आपको समझ में आ जाएँगी, अब हम लोगों को मेन क्या करना होगा? मेन काम क्या करना होगा ये, क्या कि अगर आपका स्फीयर दोनों स्फीयर टच ऑफ एक्सटर्नली, अगर आपके एक्सटर्नली आपके टच कर रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या होगा कि अगर हम लोग जो आपका सेंट्रल C1 और C2 है क्या? यहाँ पर जो आपका सेंट्रल ये आपका C1 और जो आपका यहाँ पर C2 यानी स्फीयर 1 में जो आपका सेंट्रल है और स्फीयर 2 में जो आपका सेंटर सेंटर है, इस सेंटर का दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं और जो आपका रेडियस मिला है, क्या रेडियस मिला है R1 और जो रेडियस मिला है R2, इसका योग करते हैं और दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो ये आपका एक्सटर्नली टच होगा। क्या होगा? एक्सटर्नली टच होगा। देखा मैंने फ़ॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, लिखा है, ठीक है? क्या होगा? एक्सटर्नली टच होगा। और अगर आपका इंटरनली की बात करें, तो अगर जो आपको C1 और C2 मिला है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं और ये आपका इक्वल होता है मॉड ऑफ R1 माइनस R2। R1 क्या है? स्फीयर 1 की त्रिज्या है मतलब रेडियस है और R2 क्या है? स्फीयर 2 की रेडियस है। C1 क्या है? C1 स्फीयर 1 का सेंटर है। C2 क्या है? स्फीयर 2 का सेंटर है। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई जो चीज़ें मैंने बताई आपको। जैसे सबसे पहले आपको एक स्फीयर 1 दिया जाएगा, स्फीयर 2 दिया जाएगा। सबसे पहले आपको C1 निकालना है, फिर R1 निकालना है, फिर आपको स्फीयर 2 में C2 निकालना है और R2 निकालना है। फिर आपको क्या करना होगा कि जो आपको ये C1 और C2 दिया गया है, इस C1 और C2 का आप मल्टीप्लाई कराओ और ये इक्वल हो जाता है R1 प्लस R2 के। किसके? R1 प्लस R2 के। किसके? R1 प्लस R2 के आप लोग इक्वल हो जाए। जैसे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊँ, तो मान लो आपको C1 आपको क्या दिया? 2 दिया गया और C2 आपको क्या दिया गया? C1 आपको क्या दिया? 2 दे दिया गया और C2 आपको क्या दिया? 3 दे दिया गया। R1 आपको 3 दे दिया गया और R2 आपको 3 दे दिया गया। तो आप इनका मल्टी C1 और C2 का मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा इंटू R1 आपको क्या दिया गया? 3 दिया गया, 3 लिख दो। R2 आपको क्या दिया गया? 3 दिया गया, आप लोग 3 लिख दो। तो 2 3 जा कितना? 6 और 3 3 6 यानी आपकी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएँगी। तो ये जब दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएँगी तो टच ऑफ एक्सटर्नली यानी एक्सटर्नली जब आप लोग टच करेंगे वो, तो एक्सटर्नली के केस में आपका क्या होगा? C1 इंटू C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया। यही चीज़ जब आपका क्या होगा? टच ऑफ इंटरनली होगा, तो C1 इंटू में C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक? आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब देखो यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला आप लोग ध्यान दो कि व्हेन टच एक्सटर्नली, जब आपका एक्सटर्नली टच करेगा, क्या? जब आपका इस तरह यानी एक्सटर्नली आपका टच करेगा, कैसे जानोगे कि एक्सटर्नली टच कर रहा है? तो आप इस फ़ॉर्मूले में रख कर के आपको पता हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ना कि आपने C1 की वैल्यू 2 रखा, C2 की वैल्यू 3 रखा, R1 की वैल्यू 3 रखा, R2 की वैल्यू 3 रखा। इन वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट किया तो आपकी 6 आपकी इक्वल हो गई। तो आप लोग पता पा जाओगे कि आपका टच एक्सटर्नली यानी ये एक्सटर्नली आपका टच कर रहा है। तो जब आपका एक्सटर्नली टच करेगा, उस केस में आपका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे मान लिया आपका कोई पॉइंट P है या पॉइंट आपका Q है, P और Q, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 और यहाँ पर m और n में आपका डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो एक्सटर्नली में आपका फ़ॉर्मूला क्या होगा? m1 x2 मतलब इसके कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2 हो जाएगा और m1 z2 प्लस M2 Z1 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा। ये आपका किस केस में होगा? जब आपका एक्सटर्नली टच करेगा। व्हेन टच आपका मतलब ये आपका सॉरी ये हमने कोई गलती तो नहीं की। यहाँ पर एक्सटर्नली ये आपका इंटरनली होगा। ये आपका किस केस में है? इस केस में आपका ये आपका इंटरनली होगा सॉरी ये आपका इंटरनली होगा और ये आपका एक्सटर्नली होगा, ठीक है? ये आपका इंटरनली होगा, ठीक है? सॉरी, सॉरी गलती 2 मिनट हमने कोई गलती नहीं M1 प्लस X2 ये आपका किस केस में होगा? तो ये केस आपका इंटरनली होगा, ठीक है? किस केस में होगा? 2 मिनट रुक जाओ, हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा नहीं है ना, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए कौन किस केस में होगा।
2 मिनट। टच आप एक्सटर्नली, जब आप एक्सटर्नली ज्ञात करोगे तो आपका इंटरनली होगा, ठीक है? उल्टा होगा, जैसे एक्सटर्नली है तो ये आपका इंटरनली होगा, इंटरनली में क्या होगा? आपका एक्सटर्नली होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका किसकी बात कर रहा है? टच आप अगर एक्सटर्नली की बात कर रहा है तो एक्सटर्नली केस केस में आपका इंटरनली का फार्मूला होगा, और इंटरनली के केस में आपका क्या होगा? इंटरनली के केस में आपका एक्सटर्नली का फार्मूला होगा। तो ये आपका M1 x2 माइनस M2 x1, M1 प्लस M2, M1 y2 माइनस M2 y1 प्लस M1 अपान में M1 प्लस M2, और M1 Z2 माइनस MZ Z1 अपान Z1 प्लस S2 मतलब M2, ये आपका फार्मूला होगा। ये आपका कब होगा? ये आपका जब एक्सटर्नली टच करेगा तब आपका होगा, इंटरनली में आपका क्या होगा? ये होगा। थोड़ा सा मतलब यूज हो गया था, मतलब लिखा सही था लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो ये आपका क्या होता है कि जब आपके दो स्फीयर टच कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको समझ में आया? ओके, हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो इस पर मैं थोड़ा सा क्या करूँ, इसी टाइम पर एक क्वेश्चन ले लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हो। क्योंकि मतलब जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे तो शायद अगर मान लीजिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते तो क्वेश्चन में ना भी कराता तो भी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इसको बहुत अच्छे से तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए हो। तो अगर इसी तरह से मैं एक एग्जांपल अगर आप ले लूँगा, तो शायद चीज़ों को आप अच्छे से कनेक्ट कर लोगे, ठीक है? तो एक एग्जांपल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उस एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को आपको समझा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल कोई ले लूँ मैं यहाँ पर, एग्जांपल में क्या ले लूँ कि आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन दिया गया, सो दैट द स्फीयर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 18x और फिर माइनस का 24y माइनस का 40z और प्लस आपका 225 इज इक्वल टू 0। टच फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री कॉमन पॉइंट। टच फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट देयर कॉमन पॉइंट। ठीक है? कॉमन पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा मैं आपको, अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसी तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपको सो दैट द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ये आपकी S1 की वैल्यू दी गई है। वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24y और माइनस का 40z प्लस 225 इज इक्वल टू 0, ये आपकी S2 की वैल्यू दी गई है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, S1 को लिखेंगे, ठीक है? S1 आपको क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको? 25, ये आपको क्या दिया गया है? ये आपको दिया गया है किसकी वैल्यू दी गई है आपको? तो ये वैल्यू आपको दी गई है, S1 की वैल्यू दी गई है। तो इसको अगर मैं थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करूँ और इसके सेंटर को अगर मैं निकालूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका आर होता है ना, तो आर का जब आप स्क्वायर करेंगे यानी इसको आप तोड़ दो तो यानी आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया, वही तो वैल्यू लिखी है। तो हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 25 का जो वैल्यू आपको दी गई थी 5 का वर्ग कर दिया। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग 2 पॉइंट निकालेंगे। पहला आपका इसका सेंटर निकालेंगे और इसका रेडियस निकालेंगे। तो सेंटर आप अगर देखोगे, तो सेंटर अगर आप लोग यहाँ पर देख लो तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है। इसका अगर आप सेंटर निकालते हो, किसका? अगर आप जैसे ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर, आप आओ पिछली स्लाइड में आओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था? स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ गया? कहाँ गए वो भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ गए? कहाँ गए ये? स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यही तो बताया था। तो कहोगे हाँ भैया यही आपने बताया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपका ओरिजिन का इक्वेशन होता है, जो आपका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, वो आपका 0,0,0 होता है ना? तो कहोगे हाँ भैया होता है। तो यहाँ पर ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है। कैसे पहचानोगे? अब आपको इतना प्रैक्टिस आपको कर लेना है कि आप पहचान पाओ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर आपको दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी ये आपकी आर की वैल्यू दी गई है। तो उसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस सेंटर आप कैसे निकालोगे? सेंटर यानी ऑरिजिन आप कैसे निकालोगे? आपको पता होगा, मैंने अभी बताया था कि जो ओरिजिन आपका होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका 0,0,0 होता है ना? यही तो होता है। और यहाँ भैया, तो यहाँ से आपका 0,0,0 आ जाएगा। और यहाँ से r आपको क्या दिया गया है? जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ही तो होता है। तो r की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी गई? 5 दी गई है। तो r आपको क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक? बातें आपको समझ में आ गई?
तो S1 में हमने क्या ज्ञात कर लिया? सेंट्रल को यानी सेंटर पॉइंट को ज्ञात कर लिया। R1 यानी आर्क रेडियस को हमने फाइंड कर लिया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? होगी हाँ भैया। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड यानी S2 की बात करते हैं। S2 आपको इक्वेशन क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर आप लोग लिख लो, ठीक है? क्या लिख लो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है? जेड स्क्वायर, और फिर आपको क्या दिया गया है? माइनस का 18x, आप लोग यहाँ पे लिख दो माइनस का 18x, और फिर आपको क्या दिया गया है? फिर आपको दिया गया है माइनस का 24y माइनस का 40z, फिर आपको माइनस का 24y और माइनस का 40z प्लस का 225 इज इक्वल टू 0। यही तो दिया गया है? कहोगे हाँ भैया, यही दिया गया है, हमने लिख दिया। अब देखो, हम लोग इसके सेंटर को कैसे फाइंड करेंगे और इसके रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके सेंटर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और इसका हम लोग रेडियस यानी सेंटर लाइन C2, C1 तो हम लोगों ने निकाल लिया। C2 को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और इसका रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो C2 को फाइंड करने का मैंने आपको बताया था, सेंटर का फार्मूला आपका क्या होता है? तो सेंटर का फार्मूला आपका क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेंटर को फाइंड करना है तो इसका फार्मूला आपका क्या? CENTRE। सेंटर को अगर आपको फाइंड करना है तो माइनस यू होता है, माइनस का वी होता है और माइनस का डब्ल्यू, यही तो होता है। हो गया हाँ भैया। अब आप कैसे निकालोगे? तो अब थोड़ा-सा मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। अब आप जो ये इक्वेशन आपको दिया गया है, इस इक्वेशन का आप कंपेयर करोगे किसके साथ? तो इस इक्वेशन का आप कंपेयर करोगे जनरल स्फीयर का जो आपका जनरल फॉर्म होता है, उसके साथ आप कंपेयर करोगे। तो वहाँ से आपको ये आपका 18 मिल जाएगा, यहाँ से आपको ये 24 मिल जाएगा और यहाँ से आपको 40 मिल जाएगा। ये आपका एक सेकंड डिग्री है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो 18 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा और 40 मिल जाएगा। कैसे मिला? अब मैं थोड़ा-सा एक स्टेप आप लोग कर लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा मतलब जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसका आप कंपेयर करोगे किसके साथ? जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो आपका स्फीयर का जो आपका जनरल फॉर्म होता है, उसके साथ आप इसका कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद आपको u की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 18 मिल जाएगी, 2u की वैल्यू। तो यहाँ से आप लोग 2u की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो यहाँ पर? क्या लिख दो? यहाँ से आपको 2u की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? या फिर आप वैसे नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला भी लगा दोगे, तो ये भी आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। कैसे? क्या हो जाएगा? माइनस का इसको हम लोग थोड़ा इरेज़ कर दें। जैसे आप उस तरह करना चाहते हो जिस तरह मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवाए हैं, तो उस तरह भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर फार्मूला लगाना चाहते हो तो फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो? माइनस का 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का आपका कोएफिशिएंट आपको क्या दिया गया? माइनस का 18। तो 2 एकम 2, 2 9 18, यानी आपको क्या मिला? 9 मिल गया। माइनस का 1/2, यहाँ पर आपको 24 दिया गया है ना, तो y का कोएफिशिएंट आपका क्या है? 24, तो माइनस का आपने क्या लिख दिया? 24, तो 2 कम 2, 12 दूना 24, यानी आपको क्या मिला? 12 मिल गया, ठीक। अब z की बात करें तो माइनस का 1/2 इंटू आपको क्या दिया गया? 40 दिया गया है। z का कोएफिशिएंट आपका 40, तो 2 कम 2 और यहाँ पर 20, यानी 20 मिल गया। यानी सेंटर के पॉइंट आपको क्या मिले? 9, 12 और 20। ये किसके मिल गए पॉइंट आपको? तो ये पॉइंट आपको मिल गए सेंटर के, ठीक है। अब R1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो R1 का आपको पता होगा कि R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू होता है आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का टी, ठीक, यही तो होता है। तो कहोगे हाँ भैया। अब यू की वैल्यू आपको क्या पता है? 9 पता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। यू की वैल्यू आपको क्या पता है? आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? यू की वैल्यू आपको पता है 9, तो 9 9 कितना होता है? 81, 81 आप लोग लिख दो, प्लस वी की वैल्यू आपको 12, 12 बटे में कितना होता है? 144, आप लोग क्या लिख दो? 144 लिख दो, माइनस अब प्लस 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 आपका क्या है? 20, 20 का वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 400 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 400 मिल जाएगा, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? और ये 225 किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू है। 225 किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 225 लिख दो। तो 144 और 81 कितना होता है? 225 होता है। तो 225 से 225 यहाँ पर चला जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अंडर रूट 400 मिल जाएगी। यानी आर की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो रूट अगर आप इसका करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आप इसका रूट निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा? 20, यानी आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 20 मिल गई। बातें आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर R2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 20 मिल गई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। कैसे आई? एक बार मैं फिर से जितनी चीजें मैंने बताई हैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो, मैंने क्या किया, ये आपको इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आपको दिया था। तो अब आप इस इक्वेशन को देख पा रहे हो, तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये इक्वेशन आपका क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो आपका सेंटर होता है वो 0,0,0 होता है ना, आपको पता होगा। कहोगे हाँ भैया। स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने सेंटर क्या फाइंड कर लिया? 0,0,0। ओरिजिन तो सेंटर होगा। कहोगे हाँ भैया। अब रेडियस आपको क्या दिया गया है? 25। 25 यानी आर का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो 5 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 हमको क्या मिल गया? रेडियस। इसी प्रकार हमने दूसरा जो आपको इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 24y माइनस का 40z प्लस 225 इज इक्वल टू 0 हमको दिया गया है ना।
यहाँ से आप इसका अगर मान लिया जाए जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर के साथ आप इसका कंपेयर करते हो, तब भी आपका वही सेम आंसर मिलेगा जो आपका यहाँ पर मिला है। या फिर आप इसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आप क्या कोएफ़िशिएंट मतलब 1 माइनस का 1/2 u की वैल्यू आपको निकालना है, v की वैल्यू आपको निकालना है और w की वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट आप क्या करो, जो आपका x है माइनस का 1/2 x का कोएफ़िशिएंट आपका माइनस का 18 लिख दो, y का कोएफ़िशिएंट आप यहाँ पर लिख दो, z का कोएफ़िशिएंट आप यहाँ पर लिख दो। सारी की सारी वैल्यू को आप लोग जब रखोगे, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 9, 12 और क्या मिल जाएगा आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है? अब r की वैल्यू आपको क्या मिल पता है, तो r आपका होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d सारी की सारी वैल्यू आपने पुट किया, d की वैल्यू आपको 225 पता है, तो आपको यहाँ पर r2 की वैल्यू क्या मिल गई, 20 मिल गई। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। अब हमको यहाँ पर लिख लें C1 की वैल्यू आपको क्या मिली 0, 0, 0 और R2 की वैल्यू मतलब R1 की वैल्यू क्या मिली 5, C2 की वैल्यू हमको क्या मिली, तो C2 की वैल्यू हमको मिल गई कहाँ गया, C2 की वैल्यू हमको मिल गई 9, 12, 20 तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, फिर आपका क्या है 12 लिख देंगे, उसके बाद आपका क्या है 20 लिख देंगे और R2 की वैल्यू आपको क्या पता होगी 20 पता होगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया पता हमें समझ में आ गई। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोग C1, C2, R1, R2 की वैल्यू आप लोग याद कर लो। आपने क्या किया C1, C2, R1, R2 की वैल्यू आपने पता कर ली। अब आप क्या करो, अब आप इसको चेक करो C1 का आप मल्टीप्लाई करो C2 के साथ। आप यहाँ पर आओ, कहाँ आओ? यहाँ पर आप आओ और इस C1 का मल्टीप्लाई करो किसके साथ? C2 के साथ आप मल्टीप्लाई करो। जब आप C1 का आप C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें आप डिस्टेंस निकालना होगा आपको। तो यहाँ से आप C1, C2 अगर निकालते हो, तो C1, C2 का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपका क्या होगा 9 से 0 जाएगा तो कितना मिलेगा? यानी 9 माइनस 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका क्या है 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो C1 और C2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 9 कितना होता है आपका 81 होता है, 81 आपने लिख दिया, 12 रेम कितना होता है 144 होता है, 144 आपने लिख दिया, 20 रेम कितना होता है आपका 400 होता है। तो C1 इंटू C2 आपको क्या मिल जाएगी? तो ये आपको 4 1 5 5 आ गया आपका, फिर 8 4 12 हो जाएगा आपका और 4 1 5 1 6 यानी 625 रूट का 625 यानी C1 C2 की वैल्यू आप अगर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगी। C1 C2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 25। अब आप क्या करो R1 प्लस R2 पहले एक-एक चेक करना होगा आपको। अब आप क्या करो R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 यहाँ पर देखो वही तो मैंने किया पहले C1 C2 तो C1 C2 आपको 25 मिल गया। अब R1 प्लस R2 हम लोग निकालते हैं। R1 प्लस R2 जब हम लोग निकालेंगे तो R1 की वैल्यू आपको 5 दी गई है तो आप लोग यहाँ पर 5 लिख दो प्लस R2 की वैल्यू आपको 20 दी गई है तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो 20 लिख दो। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा ना? तो कहोगे हाँ भैया 20 और 5 आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 मतलब जब हमने C1 और C2 का मल्टीप्लाई कराया तो वो वैल्यू आपकी R1 प्लस R2 के इक्वल आ गई। यानी ये आपका एक आपका एक्सटर्नली केस में बन गया ना जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। कहाँ? ये आपका जब टच करेगा किस केस में? एक्सटर्नली अगर आपका टच करेगा तो उस केस में आपका क्या होगा? ये बन जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? होगी हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो अब देखो अगर ये आपका एक्सटर्नली अगर आपका टच कर रहा है, क्या एक्सटर्नली अगर आपका टच कर रहा है, उस केस में आप कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाओगे? उस केस में आप लगाओगे ये वाला फ़ॉर्मूला। कौन-सा फ़ॉर्मूला? M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2, M1 Y1 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2, M1 Z2 प्लस M2 Z1 अपान M1 प्लस M2 इस फ़ॉर्मूले को आप लोग लगाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर आपको क्या मिला? ये 25-25 आपको मिल गया। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पॉइंट आपको क्या मिले? जैसे ये मान लीजिए आपकी कोई लाइन है, ये आपका कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका क्या है? Q है। ये आपका इसका सेंटर आपका क्या है 0, 0, 0 आपको दिया गया है। इसका आपका 9, 12 और कितना दिया गया है 20 दिया गया है। ये तो दिया गया है? कहोगे हाँ भैया यही दिया। C1 आपको 0, 0, 9, 12, 20 ठीक? अब देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये आपका 5 और 20 के रेशियो में आपका आ रहा है तो इसका आप जब रेशियो निकालोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 चौक 20 यानी M1 की वैल्यू आपकी 4 1 है, M2 की वैल्यू आपको क्या है 4 दी गई है, ठीक है? अब जब आप इसको फार्मूले में रखोगे कौन से फार्मूले? M1 आपका X2 प्लस M2 आपका X1 अपान क्या है M1 प्लस M2 ठीक है? फिर आपका क्या है M1 प्लस M1 इंटू Y2 प्लस M2 और Y1 अपान क्या है आपका M1 प्लस M2 फिर आप Z के केस में आ जाओ तो Z के केस में आओगे तो M1 Z2 प्लस Z2 मतलब M2 Z1 अपान क्या है आपका M1 प्लस M2 ऐसे आप लोग इसको लिख दो ठीक
अब देखो M1 की वैल्यू आपको क्या पता है, तो M1 की वैल्यू आपको 1 पता है और M2 की वैल्यू आपको क्या पता है, 4 पता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो 1 इंटू X2 की वैल्यू आपको क्या पता है, 9 पता है, तो आप लोग यहाँ पर 9 लिखो प्लस M2 की वैल्यू आपको क्या पता है, 4 पता है इंटू X1 की वैल्यू आपको क्या पता है, तो X1 की वैल्यू आपको 0 पता है, तो आप यहाँ पर 0 लिख दो। M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 4, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, 1 प्लस 4। तो 9 एकम कितना होता है आपका 9, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 जोड़े हम जोड़े 9/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब M1 की वैल्यू आपको ये वाला फार्मूला आ जाओ। M1 की वैल्यू आपको क्या पता है, 1 लिख दो। Y2 की वैल्यू आपको क्या पता है, 12 पता है ना, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, 12 लिख दो, तो आपका 12 आ जाएगा प्लस फिर M2 की वैल्यू आपको क्या पता है, 4। Y1 की वैल्यू आपको क्या पता है, 0, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, 0 अपान में क्या होगा 1 प्लस 4, यानी M1 प्लस M2 1 प्लस 4। तो यहाँ से अगर आप निकालो तो 12 एकम 12 हो जाएगा ना, तो कहोगे हाँ भैया 12 हो जाएगा। 4 जोड़े हम 0, यहाँ पर और 4 एक कितना होता है आपका 5, यानी 12/5 आ जाएगा। अब जेड वाले केस में आओ, तो यमोन की वैल्यू आपको क्या दी गई, 1 दी गई है प्लस Z2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 20 दी गई है, आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, 20 लिख दो प्लस M2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 4 दी गई है, 4 लिख दो। Z2 की वैल्यू आपको मतलब Z1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 0 दी गई है, आप लोग क्या लिख दो, 0। M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 4, तो यहाँ से आपका ये 0 हो जाएगा, यानी 20 बटे आपको क्या मिल जाएगा, 5। 5 चौक कितना होता है 20, यानी आपको पॉइंट क्या-क्या मिल गए, 9/4 मिल गया, और क्या मिल गया, 12/5 मिल गया, और क्या मिल गया आपको 4। यही आपका फाइनल आंसर है। यही आपका फाइनल, यही आपको निकालना होता है। समझ में आया क्वेश्चन आपका क्या था? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोई अगर आपको रास्ते में मतलब चल रहे थे ना, कोई अगर रास्ते में कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर डाउट हो रहा है, तो आप बताना। एक बार मतलब आप सीखना, मतलब क्या आपसे मतलब नहीं समझ पाया तो उसको आप समझना। देखो, ये क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, सो दैट द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड H2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 24y माइनस का 40 प्लस 225 इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले इस मतलब स्फीयर 1 को हम लोग लेंगे, ये आपका क्या दिया गया है, ये। तो इसको देखने से हमको क्या लग रहा है कि ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका 25 था, तो इसको हम लोग 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 25 ही तो मिलेगा, कहोगे हाँ भैया। तो हमने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ओरिजिन से पास होता है, तो ओरिजिन का आपका सेंटर क्या होता है, 0,0,0 होता है। अगर एक्स वाई है तो 0,0 हो जाएगा, एक्स वाई जेड है तो 0,0,0 हो जाएगा। तो हमने 0,0,0 लिख दिया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया। अब देखो, R1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो R1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जो आपने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, तो स्टैंडर्ड आपका फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, आर स्क्वायर ही तो होता है। तो आर की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिली, जैसे आर की वैल्यू आपको यहाँ पर, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको 25 दी, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 25 दी गई, तो आर अगर निकालोगे तो 25 हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, तो आर की वैल्यू आपने क्या लिख दिया, लिख दिया। अब बात करते हैं स्फीयर 2 की। स्फीयर 2 में आपको ये इक्वेशन दिया गया था। इस इक्वेशन में हमने u की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू निकाला और z की w की वैल्यू निकाली। तो अब आपको सेंटर अगर निकालना है तो सेंटर का फार्मूला आपका पता होगा कि सेंटर का फार्मूला होता है माइनस का u, माइनस का v और माइनस का w, यही तो होता है। तो कहोगे हाँ भैया। तो हमने यहाँ से u, v, w की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से हमको सेंटर क्या मिल गया, 9, 12 और 20 मिल गया। फिर हमने क्या किया, R2 की वैल्यू निकाली। R2 हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो आपने U और VW की वैल्यू निकाली, तो रेडियस अगर हमको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर ये डाउट हो रहा होगा कि आखिर इसका रेडियस आपने इसके अकॉर्डिंग निकाला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाला, तो आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस रेडियस क्यों नहीं निकाला। तो इसलिए मैंने नहीं निकाला क्योंकि इसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपका जो जनरल ऑफ इक्वेशन होता है, स्फीयर का जो आपका इक्वेशन होता है, ये 2 तरीके से होता है। पहला सेंटर से पास होगा, सेंटर में फॉर्म होगा, और दूसरा ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन से है ना, ओरिजिन इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट आर की वैल्यू 5 रख दी। लेकिन यहाँ पर आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने इस फार्मूले को लगाया और यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली। अब हमको क्या करना है, देखना है C1 की वैल्यू मिल गई, C2 की वैल्यू मिल गई, R1 की वैल्यू मिल गई, R2 की वैल्यू मिल गई। इन सारी वैल्यू को जब हमने पुट किया,
तो हमको अब क्या पता करना था कि आपका C1 इंटू C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ रहा है। दूसरा क्या पता करना था, C1 इंटू C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। लेकिन पहला ही केस हमको सेटिस्फाई मतलब से पहला ही केस आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग इसी केस को उठा लेंगे और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि 25 इज इक्वल टू 25 यानी C1 C2 का जब हम लोग यानी जो आपका सेंटर 1 है और सेंटर 2 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रेडियस 1 और रेडियस 2 के योग के बराबर आता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला 25 इज़ इक्वल टू क्या मिल गया 25 मिल गया। तो अब जब आपका ये केस क्या है, ये केस आपका क्या है टच ऑफ एक्सटर्नली है और जब आपका टच ऑफ मतलब एक्सटर्नली होगा तो उस केस में हम लोग इंटरनली का फार्मूला लगाएँगे। इंटरनली का फार्मूला आपका ये होता है, ये आपका 5 और 20 के रेशियो में जो आपने अभी जो आपका रेडियस था, ये आपका रेडियस ही आपका पहला रेडियस 5 हो जाएगा, दूसरा रेडियस रेडियस आपका 20 हो जाएगा। हमने लिख दिया इसका रेशियो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1 और 4 आ गया। सारी की सारी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट किया और आपको एक इक्वेशन मतलब आपको सेंटर के पॉइंट क्या मिल गए 9/4, 12/5 और 4 ये आपको यहाँ पर मिल गया। समझ में आ गया? हो गया हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो अब देखो आगे मतलब अब हम मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जा रही है। तो अब मैं यहीं पर क्लास बंद कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगी, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने 100% अपना दिया है, बट आप कितना अपना दे रहे हो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको बहुत डीप में और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको थोड़ा-सा अगर आपको डाउट होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जब से हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। अगर मान लिया जाए किसी का एग्ज़ाम 24 अप्रैल से है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। जितनी चीज़ें आपने पढ़ा है, उसको ही आप कवर कर लो, आपका पेपर बहुत ही बेस्ट जाएगा। ठीक है? मुझ पर विश्वास करो आप लोग। मैंने शुरुआत में क्लास जब शुरुआत की थी, तभी मैंने आपको बताया था कि भले ही मान लिया जाए जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए मतलब जो क्वेश्चन जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया, तो ये क्वेश्चन भले ही आपसे एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, लेकिन इससे मतलब इसके कॉन्सेप्ट के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है? बस यही आप विश्वास रखो। मैं बार-बार यही कहता आ रहा हूँ, ठीक है? कि आपका एग्ज़ाम में जब आप मतलब मैं आपको बस यही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो किसी भी पॉइंट पर आपको ये नहीं लगेगा कि ये स मतलब आकाश भैया ने इस मतलब आकाश भैया के क्लास से बाहर चला गया। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका क्लास मतलब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? बस थोड़ा-सा आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उस चीज़ को आप थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छा करके आओगे। बाकी आपका आज स्फीयर जो आपका टॉपिक था, स्फीयर मतलब अभी 2 क्लास मतलब 1-2 क्लास मैं और लूँगा क्योंकि आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 7th भी आप मानो कंप्लीट ही हो गई है। अब बात करें अगर यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 में आपका जैसे मैंने सब कुछ नोट कर रखा है कि सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे, कब क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने नोट कर रखी है, ठीक है? तो अब आपका यूनिट 8 आपका बचता है, जिसमें आपका सेंट्रल कॉन्कोइड्स है। सेंट्रल कॉन्कोइड्स अब कॉन्कोइड्स के बारे में आपको पता होगा, और बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दी थी। जब फर्स्ट बुक में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर कॉन्कोइड्स के बारे में मैंने बताया था। उसी के केस में थोड़ा-सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। फिर आपका दूसरा आपका आता है पैराबोलॉइड्स। अब पैराबोला आप पैराबोला के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। फिर आपका प्लेन सेक्शन आपका कोनिक, इसको भी मैंने आपको बताया है। थोड़ा-सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए और फिर आपका कॉन्फोकल बचता है, ठीक है? और यही आपका 3 टॉपिक आपका बचता है, बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? हो सकता है मतलब कोशिश मैं पूरी करूँगा, बट जब तक आपका सिलेबस चल रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। विश्वास आप मतलब विश्वास कीजिए आप हम पर, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, ठीक है? और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमको केवल पास ही होना है, कुछ ऐसा हिंट दो। तो अब अगर मान लिया जाए आपके एग्ज़ाम में टाइम है यानी 28-30 अप्रैल तक अगर आपका एग्ज़ाम है, तो यही मैं आपसे कहूँगा कि जो आप मैंने फर्स्ट बुक में आपको मैंने बताया था टॉपिक मैंने पढ़ाया है फर्स्ट बुक का, उसी को आप लोग जो आपके 25, 26, 27 लेक्चर जो भी हैं, उसी को आप लोग देख लो, आप बहुत अच्छा कराओगे, ठीक है? पास हो जाओगे, ठीक है? बहुत अच्छा कराओगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में पेपर आपका फर्स्ट बुक से ही बनता है, लगभग 80 टू 85%। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं प्रूव कर दूँगा या फिर आप खुद जाकर मॉडल पेपर देख लो, आप बुक में देख लो आपका ज़्यादा से ज़्यादातर आपका फर्स्ट बुक से ही पूछा गया है, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा बातें कर ली, तो हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं।
कोई डाउट नहीं हो रहा है, अगर आपका पेपर 24 अप्रैल से, 25 अप्रैल से, 26 अप्रैल से, कोई दिक्कत नहीं। जितना आपने पढ़ा है, उतना ही आप अच्छे से रिवीज़न कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप हम पर विश्वास करो, मैंने कंटेंट के मामले में आपको कोई मतलब चापलूसी नहीं की है, बहुत अच्छा आपको कंटेंट दिया है, जहाँ से मैं ले पा रहा हूँ, जहाँ से मैं ढूँढ-ढूँढ के लेकर आ रहा हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से मैं आपको दे पाऊँ, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। सरल से सरल शब्दों में आप कैसे समझोगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कंटेंट दिया है। थोड़ा-सा आप कंसंट्रेशन के साथ अगर क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा, तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है, प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, आप कमेंट करके हमको बता देना। बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, क्लास के एंड में आप कमेंट ज़रूर करना कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।